बच्चों कल हमने आर्कियोलॉजिस्ट वाला जो सेक्शन था वो पढ़ा था। आर्कियोलॉजिस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि वो लोग जो स्टडी करते हैं जो पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस इसके आज हम करेंगे। Why do archaeologists look for bones of animals, birds and fish? ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई करवाते हैं, एक्सकेवेशन, खुदाई को इंग्लिश में एक्सकेवेशन कहते हैं, तो जब खुदाई कराते हैं आर्कियोलॉजिस्ट तो दे डू सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कराते हैं ना तो वो खुदाई वालों को बोलते हैं देखो कि बर्ड की बोन्स मिली, एनिमल की बोन्स मिली, फिश की बोन्स मिली, मतलब वो बोन्स ढूंढते हैं, एनिमल्स की हड्डियां। वो क्यों ढूंढते हैं? तो दे डू सो, वो इसलिए ऐसा करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। वो पता करना चाहते हैं कि लोग पहले क्या खाते थे, व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। ठीक है, दे डू सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। ठीक है, पुराने जमाने के लोग क्या खाते थे ये पता करने के लिए ये लोग खुदाई कराते हैं, एक्सकेवेशन कराते हैं। ठीक है, व्हाट डू आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन? ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन के दौरान उनको क्या मिला? फाइंड मतलब क्या मिला? व्हाट डू आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन? क्या मिला? द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड, जब वो खुदाई कराते हैं क्या क्या मिलता है? एक्सकेवेशन मतलब खुदाई कराते हैं, क्या क्या मिलता है? टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स ड्यूरिंग, मतलब ये सारी चीजें आपको हिंदी में पता ही होगी। टूल्स मतलब औजार, और वेपन्स भी वही हथियार, पॉट्स मतलब मटके, पैन्स मतलब कढ़ाई जो खाने में बनाने में यूज होती है, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने, और कॉइन्स। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारी चीजें मिली एक्सकेवेशन के दौरान। ठीक है, एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारी चीजें मिलती हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और फिश इसलिए ढूंढते हैं कि उन्हें पता लगे कि लोग पास्ट में, पिछले जमाने में क्या खाते थे। बच्चों अभी देखें आगे पेज नंबर 6 पे सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में तो यही लिखा हुआ है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बोन्स क्यों ढूंढते थे? क्योंकि वो पता करना चाहते थे कि लोग क्या खाया करते थे। और जो प्लांट्स की चीजें थी वो तो बहुत मुश्किल से मिलती, क्योंकि प्लांट्स तो क्या एकदम मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, पर तो वो थोड़ा मतलब मुश्किल मिलता था। और ग्रेन्स और वुड के पीसेस ये सब मिलते थे। ठीक है, कभी जले हुए टुकड़े पीसेस ऐसे मिला करते थे। ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है जो हिस्टोरियंस हैं मतलब स्कॉलर्स की तरह होते थे, मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी, मतलब इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है, तो हिस्टोरियंस जो पास्ट को स्टडी करते हैं, मतलब जो पास्ट मतलब जो पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं, वो है ना सोर्स वर्ड यूज करते हैं, SOURCE, सोर्स वर्ड यूज करते हैं। सोर्स वर्ड मतलब उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है ये सारी स्टडी करके, मैन्यूस्क्रिप्ट्स से, इंस्क्रिप्शंस से, आर्कियोलॉजी से, आर्कियोलॉजी क्या, यही ये सारी जो चीजें मिलती थी ना, ये टूल्स, पॉट्स, ये सब। ठीक है, तो उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है सारे इंस्क्रिप्शंस से, मैन्यूस्क्रिप्ट्स से, आर्कियोलॉजी से, तो उसको ये स्कॉलर्स क्या नाम देते थे? सोर्स। क्या नाम देते थे? सोर्स। मतलब स्कॉलर्स सोर्स किसको नाम देते हैं? जो इन्हें चीजें मिलती हैं। ठीक है, जो इन्हें खुदाई करके, डिग करके जो भी चीजें मिलती हैं, मतलब फाइंड करते हैं पास्ट में, किससे? मैन्यूस्क्रिप्ट्स से, इंस्क्रिप्शंस से और सोर्स से, सॉरी आर्कियोलॉजी से। इससे वो लोग क्या बोलते हैं? सोर्स कहा जाता है इससे। ठीक है, तो ये तो एक बार अगर सोर्स मिल जाता था ना तो इनके लिए फिर आगे की चीजों को पता करना एक एडवेंचर की तरह हो जाता था। एडवेंचर मतलब इनको मजा आती थी, फिर मतलब जब सारी इंफॉर्मेशन इनके सामने होती थी, फिर वो जैसे डिटेक्टिव मतलब जासूस कैसे काम करते हैं, उनको ऐसे कड़ियां मिलती हैं। कड़ी मतलब उनको है ना वो मिलता है, कोई भी सुराग मिलता है या कोई भी
उनको कोई पॉइंट मिलता है, फिर कैसे वो तहकीकात करते हैं, डिटेक्टिव्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे भाई किसी का मर्डर हुआ हो, फिर वो देखते हैं भाई सुई पड़ी है, उन्होंने जाके चेक किया, सुई निकली, फिर ऐसे ऐसे करके कैसे वो फाइंड करते हैं छोटी छोटी चीजों से। तो वैसे ही हिस्टोरियंस का काम भी डिटेक्टिव्स की तरह ही होता है। कैसे डिटेक्टिव्स की तरह इनका काम होता है, ये भी जो सोर्स होते हैं, सोर्स किसको बोलते हैं, जो चीजें इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी से मिलती है उसे सोर्स बोलते हैं। तो जो भी चीजें इन्हें सोर्स से मिलती हैं, वो सोर्स वाली चीजों की वो जब स्टडी करते हैं, मतलब वो कोशिश करते हैं एक कड़ी को दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी से जोड़ने की डिटेक्टिव्स की तरह, तो उसे आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, वो मतलब डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, डिटेक्टिव्स की तरह कैसे काम करते हैं, वो भी ऐसे मतलब जब समझो उनको कोई हड्डी मिली, फिर वो सोचेंगे हड्डी किसकी है, फिर उसकी शेप देखेंगे, फिर उसको टेस्ट कराएंगे लैब में कि भाई कितने साल पुरानी हड्डी है, फिर वो कौन सा जानवर है, ऐसे ऐसे करके वो नई नई चीजें फाइंड करेंगे। ठीक है, डिटेक्टिव्स की तरह। ठीक है, तो ये लोग किसकी मदद से ये सब कर पाते हैं, सोर्स की मदद से। सोर्स क्या क्या होता है, सोर्स होता है मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, और तीसरा क्या होता है सोर्स, आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स का मतलब, तो व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स। सोर्स का मतलब होता है द थिंग्स लाइक, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ सोर्स का मतलब। बच्चों तो सोर्स के बारे में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन 3, डिफाइन सोर्स। सोर्स क्या होता है, द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी इज कॉल्ड सोर्स। जो इंफॉर्मेशन हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता था, पत्तों पे जब लिख के जाते थे पुराने जमाने में वो, उसके बाद इंस्क्रिप्शन मतलब स्टोन्स या मेटल्स पे लिख के जाते थे पुराने जमाने में वो, और आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजी मतलब पॉट्स, ऑर्नामेंट्स और ये सारी चीजें जब मिलती हैं अंदर से खुदाई करके, डिग करके, एग्जाकेवेट करके। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं सोर्स। तो द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी इज कॉल्ड सोर्स। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें इन सब चीजों से मिलती है उसे हम सोर्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखें, व्हाई हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। ठीक है, जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और डिटेक्टिव्स की तरह क्यों काम करते हैं, तो वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। एक बारी जब आपको चीज का सोर्स पता लग जाए ना, कि चीज मतलब कि भाई चीज का सोर्स क्या है, ठीक है, तो जब एक बार सोर्स मिल जाता है ना, सोर्स मतलब भाई उनको कोई समझो कोई वस्तु मिली, ठीक है, तो वो सोर्स हुआ, तो कोई भी वस्तु उसे सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी सोर्स मिलता है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर, फिर एक एडवेंचर बन जाता है उनका काम, मजे वाला काम हो जाता है। ठीक है, वो फिर ऐसे कड़ी से कड़ी मिलाते हैं कि भाई फिर ये है तो फिर वैसा हुआ होगा, ये है तो ऐसे वो सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। ठीक है, वो क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, वो मतलब सब कड़ियों को जोड़ते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई जैसे आप देखो एक चम्मच का टुकड़ा मिला हो, ठीक है, चम्मच का टुकड़ा, मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, उन्होंने चम्मच का टुकड़ा कहीं से भाई बहुत खुदाई की तो एक चम्मच का टुकड़ा मिला, ठीक है, फिर उन्होंने उसको लैब में भिजवाया, कितने हजार साल पहले का है, फिर वो फिर अंदाजा लगाएंगे कि हाँ उस टाइम चम्मच यूज होने शुरू हुए होंगे। ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग होता है, एडवेंचरस मतलब मजा आता है, मतलब एक थ्रिल होता है उनको कि वो मतलब अंदाजे लगाते हैं कि ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है वन पास्ट और मैनी। ठीक है, एक ही पास्ट होता है, मतलब एक ही पास्ट होता है या बहुत सारे पास्ट होते हैं। तो आपने जो ये टाइटल है, इस किताब का जो टाइटल है, इस किताब का टाइटल है अवर पास्ट। ठीक है, ये जो हमारी इस बुक का टाइटल है अवर पास्ट
तो इन्होंने ना पास्ट वर्ड यूज किया है, PASTS, पास्ट वर्ड यूज किया है, प्लूरल में यूज किया है। इन्होंने पास्ट क्यों नहीं लिखा है? इन्होंने आपकी जो किताब का नाम है ये अवर पास्ट है, इस बुक के आगे अब किताब का नाम देखो, ये जो बुक है ना आपकी, ये देखो, ये जो बुक है देखो, इस बुक, ये हिस्ट्री बुक है, इन्होंने अवर पास्ट, इस किताब का नाम अवर पास्ट क्यों लिखा है? मतलब पास्ट, PASTS, पास्ट क्या होते हैं? पास्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। पास्ट क्या होते हैं? पास्ट प्लूरल, मतलब बहुत सारे होते हैं, मैनी होते हैं, ठीक है। पास्ट जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मतलब आपका पास्ट कुछ और होगा, मेरा पास्ट कुछ, पास्ट मतलब भूतकाल जो हो चुका, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूंगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो आपके साथ जरूरी तो नहीं वैसा ही हुआ होगा, आप अलग इंसान हो, मैं अलग इंसान हूँ। तो मतलब आपने ना जो पास्ट है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि जो पुराने जमाने में, जो पास्ट में जो हर्डर्स और फार्मर्स की लाइफ थी, फार्मर्स मतलब खेती करने वाले, हर्डर्स मतलब वो जो एनिमल्स को पालते वगैरह हैं इकट्ठे, वैसे हर्डर्स। तो ये जो हर्डर्स और फार्मर्स की लाइफ थी, अगर आप उनका पास्ट देखो तो किंग और क्वींस के पास्ट से अलग होगा। क्यों अलग होगा उनका पास्ट किंग और क्वीन के पास्ट से? तो सही बात है ना, जो किंग क्वीन है, किंग क्वीन का पास्ट उनके पास से अलग होगा। किंग क्वीन वो राजा महाराजे थे, उनकी शाही रहन सहन रहा होगा। फार्मर्स तो छोटे से लोग थे, उनका एकदम सिंपल सा रहन सहन होगा, ठीक है। तो जैसे और भाई मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, उनका पास्ट अलग होगा, ठीक है। उनके कुछ और भाई उन्होंने बिजनेस कैसे चालू किया होगा, उनको क्या तकलीफें आती होंगी, उनका पास्ट अलग होगा। इसके बाद क्राफ्ट पर्सन्स, क्राफ्ट पर्सन्स मतलब बुनाई कढ़ाई, ठीक है, वो स्टिचिंग करने वाले लोग, ठीक है, कुछ नया बनाने वाले लोग, उनका पास्ट अलग होगा, ठीक है। सबका पास्ट अलग होगा। तो इवन आज की भी बात करें तो हमारे जैसे आप हर इंसान अलग अलग मतलब अलग अलग चीजें फॉलो करता है, अलग अलग कस्टम्स फॉलो करता है हम देश के हर हिस्से में। जैसे कि अंडमान आइलैंड्स में जो लोग होते हैं वो खाना कैसे पाते हैं, ठीक है, गेट देयर ओन फूड बाय। अंडमान आइलैंड्स में जो फूड है हंटिंग, फिशिंग और फॉरेस्ट से, मतलब जो अंडमान आइलैंड्स में लोग रहते हैं, आपने अंडमान निकोबार सुना होगा ना, तो आजकल अंडमान के जो लोग हैं, अंडमान के लोग हैं, वो फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करके जो है वो लोग अपना खाना मतलब उनको हासिल होता है। पर इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके अपोज में काफी लोग जो सिटीज में रहते हैं, ठीक है, जो शहरों में रहते हैं, वो दूसरे लोगों पे निर्भर होते हैं खाना पाने के लिए, सप्लाई, खाने की सप्लाई के लिए। जैसे हम लोग हैं, हम खुद जाके हंटिंग नहीं करते हैं, या हम खुद जाके प्लांट्स नहीं काटते हैं, ठीक है, हम खुद जाके मतलब गाय में से दूध नहीं निकालते, ठीक है, गाय के। तो हम लोग किस पे निर्भर हैं? सिटीज में रहने वाले लोग दूसरे लोगों पे निर्भर हैं, ठीक है। तो पहले भी डिफरेंसेस थे लाइफ में, आज भी डिफरेंसेस हैं लाइफ में, ठीक है। मतलब अगर यहाँ हम पाटन में हैं, हमारी लाइफ डिफरेंट है, अहमदाबाद में लोग रहते हैं, उनकी लाइफ हमसे तो डिफरेंट होगी, वहाँ भाग दौड़ ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है। उनसे भी आप आगे देखो, मुंबई है, मुंबई की लाइफ अलग होगी बिल्कुल, दिल्ली की लाइफ अलग होगी, ठीक है। और अगर आप साउथ में चले जाओ तो मतलब हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, ठीक है। तो डिफरेंसेस रहते हैं, पास्ट सबका सेम नहीं होता है, और यही आपको आपकी इस हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में पढ़ना है, ठीक है। तो और आपको पता होगा एक जैसे राजा हैं, ठीक है, राजा पिछले जमाने में जैसे वो लड़ाइयां करने जाते थे, कोई राज्य जीतते थे, बैटल करते थे, और वो लड़ाई जीत के आते थे, बैटल जीत के आते थे। तो आज हमको पता लगता है कि भाई ये राजा ने ये जीता, तो वो क्या करते थे, वो रिकॉर्ड्स लिखवाते थे, मतलब वो अपने लिए इंस्क्रिप्शंस बनवाते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे लिखवाते थे। तो आज हमको पता लग रहा है। पर जैसे आम आदमी जो कॉमन मैन है, जैसे जो फिशिंग करते होंगे, जो हंटिंग करते होंगे, हर्डर्स होंगे,
तो वो गैदरर्स होंगे, फिशिंग वाले, ये तो कॉमन आदमी थे। इनके पास तो इतना पैसा नहीं था कि वो मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए, इंस्क्रिप्शंस बनाए, ठीक है। तो मतलब इनका तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, मतलब इन्होंने क्या किया होगा, क्या इनको हासिल हुआ होगा, क्या जीत क्या हार, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है मतलब इनके पास्ट के बारे में। तो पर आर्कियोलॉजी से हमको थोड़ा बहुत इनकी लाइफ से पता लगता है। आर्कियोलॉजी मतलब जब खुदाई होती है तो मटके निकलते हैं, मेटल्स, ऑर्नामेंट्स, सारी चीजें निकलती हैं, हमें इनकी लाइफ के बारे में पता रहता है। पर क्योंकि मतलब सब कुछ तो पता ना लग पाए ना, क्योंकि वो तो चीजें हैं, चीजों से कितना पता लगेगा, ठीक है। तो आज भी हमको इनकी लाइफ के बारे में बहुत कम ही पता है, ठीक है, जो कॉमन मैन है, क्योंकि उन्होंने ना इंस्क्रिप्शंस छोड़े हैं ना मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह छोड़े हैं। तो आज भी हमको इनकी लाइफ के बारे में बहुत कम पता है, ठीक है। अब देखो व्हाट डू डेट्स मीन, अब लास्ट टॉपिक चैप्टर का और फाइनल ये चैप्टर पूरा, ठीक है। तो व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का मतलब आपके लिए क्या होता है, ठीक है। ये डेट्स वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये वाला जब टॉपिक पढ़ोगे ना, तो जो एडी और बीसी वर्ड यूज करते हो ना आप डेट्स में, वो आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो 2 शब्द यूज करते हो आप डेट्स में। आज की डेट क्या है, आज की डेट क्या है, आज है, ठीक है। तो आज की डेट है 10 जून 2020, ठीक है। तो देखो 2020 को पकड़ो, 2020 को पकड़ो, ठीक है। तो 2020 डेट है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि एसी और बीडी क्या है, ठीक है। ये अपनी ये डेट है, इसको यहाँ रखो, मतलब मैं साल को रख रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 2 शब्द यूज होते हैं, ठीक है, 2 शब्द होते हैं। कौन से शब्द यूज होते हैं, बीसी, बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और एडी वर्ड यूज होता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। जो लोग इसको आफ्टर डेथ बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, एनो डोमिनी होता है। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी। तो देखो यहाँ पे जैसे देखो हम जैसे इंडियंस हैं, हम हिंदूज हैं, तो हमारा जो कैलेंडर है, जो हमारा इंडियन कैलेंडर है वो है विक्रम संवत, ठीक है। आपके मतलब विक्रम संवत जैसे भाई वैशाख का महीना, जेठ का महीना, ठीक है, हम बोलते हैं ना सावन का महीना, तो वो हमारा ये जो महीना ऐसे बोलते हैं ना, जो हमारी बड़े बूढ़े, जो हमारी दादियां, तो वो लोग ये विक्रम संवत के कैलेंडर के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। पर जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे इंडिया में, हम पे राज करने आए थे, तो उन्होंने ये वाला कैलेंडर चलवाया, ठीक है। ये जो अभी जैसे 2020 चल रहा है, ठीक है, अगर शायद विक्रम संवत के कैलेंडर के हिसाब से चलो तो शायद 2067 के 2068 चल रहा है, ठीक है। पर हम लोग किसको फॉलो करते हैं, हम तो ब्रिटिशर्स के कैलेंडर को, ये जो हमको सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड ये वाला कैलेंडर फॉलो होता है, ठीक है। सारे वर्ल्ड में ये एक स्टैंडर्ड कैलेंडर फॉलो होता है। और ये मतलब ब्रिटिशर्स लाए थे, तो ब्रिटिशर्स के गॉड कौन थे, जीसस क्राइस्ट थे, ठीक है। जो जीसस क्राइस्ट उनके भगवान थे, तो उन्होंने ये कैलेंडर कैसे इन्होंने मतलब करा है, मतलब डेट्स की कैसे की है। जैसे देखो, जैसे मैं कह रही हूँ भाई आज से 10 दिन बाद मैं हॉर्स राइडिंग चालू करूंगी, ठीक है, मैं ऐसा बोल रही हूँ, आज से 10 दिन बाद। तो कब से गिनोगे 10 दिन, आज से, जो आज की डेट है आज से, मतलब आज की डेट क्या हुई, 0 हुई, मतलब आज के बाद 10 दिन, मतलब आज से गिनोगे ना, फिर कल से 1 2 3 ऐसे गिनोगे ना 10 दिन। तो वैसे ही ये जो जीसस क्राइस्ट का जन्म है, मतलब जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे ना, तो ये बीसी और एडी उसके हिसाब से है। जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था ना उसको 0 मानो, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसको 0 मानो, ठीक है भाई। जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे उस दिन को 0 मानो, ठीक है। अब जैसे अगर आप बीसी बिफोर क्राइस्ट बात कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, उनके जन्म से इतने साल पहले, ठीक है। जैसे अगर बीसी वर्ड यूज हो रहा है
कि 2000 BC हो रहा है यूज, ठीक है। तो 2000 BC, ठीक है, जैसे 2000 BC वर्ड यूज हुआ, ठीक है। तो 2000 BC क्या है, मतलब 2000 BC का मतलब क्या हुआ भाई, क्राइस्ट के जन्म के 2000 साल पहले, ठीक है। तो एक्चुअली में कितने साल हुए, तो अभी क्या चल रहा है 2020, तो 2000 प्लस 2020 तो कितने साल हुए 0 2, मतलब 4020 साल पहले हुआ, ठीक है। BC मतलब क्राइस्ट के 2000 साल पहले, तो अभी इतने साल हो गए क्राइस्ट के पहले इतने साल, ठीक है। तो ऐसे टोटल होता है, ठीक है। इतने टोटल में खैर आपको जाना नहीं है, घबराओ नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ कि इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। जैसे अगर आप AD लिख रहे हो, एनो डोमिनी मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, ठीक है। एनो बाई 8000 to 8000 AD, इसका मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 8000 साल बाद, ठीक है। और जब आप BC लिखते हो तो आपको ये ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो वो BC हुआ, AD हुआ। BC मतलब पहले का, ठीक है, पहले का जमाना, उसे BC कहते हैं। AD मतलब जो नया है, ठीक है, आफ्टर एनो डोमिनी, ठीक है। तो मतलब जीसस क्राइस्ट कौन थे, वो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। उन्होंने जो क्रिश्चियनिटी धर्म है उसे फाइंड किया था, तो उनके हिसाब से ये जो कैलेंडर बनाया गया है, उनके जन्म के हिसाब से ही कैलेंडर को बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे अभी जैसे चल रहा है कि भाई अभी क्या चल रहा है, अभी 2020 चल रहा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2020 AD, आप 2020 AD भी लिख सकते हो, क्योंकि क्राइस्ट के बाद 2020 साल, ठीक है। पर जब आप BC लिखते हो तो आपको ये 2020 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मतलब इस तरह से होता है कैलकुलेशन। और ये सारा क्राइस्ट के, मतलब क्राइस्ट वर्ड कहाँ से आया, जीसस क्राइस्ट से, मतलब ये इन्होंने BC और AD है ना, धर्म के हिसाब से, जो उनकी कास्ट के हिसाब से ये BC और AD। तो अगर उसको जनरल करना हो तो लोग BC की जगह CE is used instead of AD की जगह लोग CE भी यूज करते हैं, ठीक है। CE भी यूज किया जाता है, जिसका मतलब कॉमन एरा होता है, ठीक है। और BC की जगह BCE भी यूज होता है, ठीक है, जिसको बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, ठीक है। BCE भी यूज होता है, जिसको बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। ठीक है। CE क्या होता है, कॉमन एरा, जो मतलब AD होता है। और BCE क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा, जो कि होता है BC, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के हिसाब से हम लोग इस तरह से डेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे भाई जो मॉडर्न डेट्स हैं वो किसके हिसाब से हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट जिस दिन पैदा हुए थे उसके बाद वाले सालों को AD बोला जाता है, एनो डोमिनी। और जो पैदा होने से पहले के साल थे उन्हें बिफोर क्राइस्ट, जिसको BC भी बोला जाता है, ठीक है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में आपका पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन 1 है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन 1, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 में। तो फर्स्ट है नर्मदा वैली, ठीक है। नर्मदा वैली को किसके साथ मैच करेंगे, नर्मदा वैली पेज नंबर 9 पे मैच कर रहे हैं। नर्मदा वैली को किसके साथ मैच करोगे, टेक्स्ट बुक लेके बैठो है आपकी NCERT की, पेज नंबर 9। नर्मदा वैली के साथ किसको मैच करोगे, नर्मदा वैली हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। नर्मदा वैली के साथ किसको मैच करोगे, हंटिंग एंड गैदरिंग को मैच करो। नर्मदा वैली में हंटिंग और गैदरिंग की जाती थी, ठीक है। फिर सेकंड मगध के साथ किसको मैच करोगे, मगध, तो मगध के साथ मैच करोगे द फर्स्ट बिग किंगडम, सबसे पहला राजा का राज्य, फर्स्ट बिग किंगडम, ठीक है। इसके बाद गेरो हिल्स के साथ किसको मैच करोगे, गेरो हिल्स के साथ, तो गेरो हिल्स के साथ अर्ली एग्रीकल्चर, ठीक है, पहले जो खुदाई होती थी उसके साथ आप गेरो हिल्स को मैच करोगे, ठीक है। गेरो हिल्स है
अर्ली एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के साथ किसको मैच करोगे? द फर्स्ट सिटीज, जो पहली सिटीज थी वो इंडस पे ही बनी थी, इंडस की बैंक पे ही बनी थी, द फर्स्ट सिटीज, ठीक है। और गंगा वैली, गंगा वैली पे किसको मैच करोगे? सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। 2500 साल, 2500 साल पहले गंगा वैली पे सिटीज बनी थी, ठीक है। फिर से देखो, नर्मदा वैली के साथ किसको मैच करोगे? नर्मदा वैली के साथ हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। नर्मदा वैली पे हंटिंग गैदरिंग करते थे उस टाइम। मगध, मगध सबसे पहला बड़ा किंगडम था, फर्स्ट बिग किंगडम था। गैरो हिल्स, गैरो हिल्स क्या था? गैरो हिल्स में सबसे पहले एग्रीकल्चर होता था, मतलब अर्ली एग्रीकल्चर गैरो हिल्स में चालू हुआ था। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो फर्स्ट सिटीज हैं, ठीक है। इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? पहली सिटीज है। इसके बाद गंगा वैली, गंगा वैली क्या थी? 2500 ईयर्स अगो पहले जो सिटीज है उन्हें गंगा वैली कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखो, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में आपको बता रही हूँ किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे आप? क्वेश्चन 2, डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस कैसे लिखेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स ओल्ड हैंड रिटन बुक्स दैट गिव अकाउंट्स, ठीक है, हाथ से लिखी हुई किताबें, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द ओल्ड handwritten books that give information, ठीक है। जो पुरानी किताबें होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट पुरानी किताबें होती हैं हाथ से लिखी हुई, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर एनग्रेव्ड, एनग्रेव्ड मतलब चित्रे हुए, फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। एनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ लिखे जाते थे? लीव्स और बार्क्स ऑफ ट्रीज पे, ठीक है। दे वर रिटन ऑन लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। कहाँ लिखे जाते थे? लीव्स पे और छाल पे लिखे जाते थे, ठीक है, पत्तों पे और छाल पे लिखे जाते थे। और ये किस पे लिखे जाते थे? दे वर रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस, ठीक है, काठे जो एकदम हार्ड सरफेसेस होते थे उन पे लिखे जाते थे। एग्जाम्पल स्टोन्स, पिलर्स, रॉक्स, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या थे? वो पुरानी किताबें होती थी, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन देती हैं, दैट गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। और लीव्स पे, बार्क्स ऑफ ट्रीज पे लिखे जाते थे। और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ये बहुत सारे कामों के लिए यूज होते हैं और हार्ड सरफेसेस, स्टोन्स, पिलर्स और रॉक्स पे यूज होते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट? वन कैन नो व्हाट हैपेंड सो मेनी इयर्स थ्रू दिस वेज। ठीक है, राशिदा क्वेश्चन ने शुरू में राशिदा ने क्वेश्चन पूछा था। राशिदा ने क्या क्वेश्चन पूछा था? देखो चैप्टर चालू हुआ था तो राशिदा ने क्या क्वेश्चन पूछा था? तो राशिदा 100 हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो। राशिदा ने क्वेश्चन पूछा था कोई कैसे पता कर सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? 3 चीजों से। किससे? मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी। तो इसका आंसर क्या है? राशिदा पूछ रही है कैसे पता लग सकता है, तो क्या आंसर है क्वेश्चन 3 का? मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स, inscriptions and archaeology। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी से पता लगा होगा, मतलब पास्ट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, राशिदा ने जो क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, व्हिच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। कह रहा है लिस्ट बनाओ। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, मतलब वो जो सारी चीजें मिलती हैं उनको खुदवा के फिर उनका कब के होंगे, कब की चीजें होंगी वो पता करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, उन सब ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाओ जो आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढवा सकते हैं अंदर से। Which one of these could be made of stone? देखो एक ही में 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, make a list of all the objects that archaeologists may find। उन सारे चीजों की लिस्ट बनाओ जो आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ सकते हैं। Which of these could be made of stone? इनमें से कौन सी चीजें स्टोन की बनी हुई हो सकती हैं? ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं उसकी लिस्ट बनाएं, और आर्कियोलॉजिस्ट विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, तो सब चीजों की लिस्ट बनाओ जो आपको मिल सकती है। ठीक है, तो क्या क्या मिल सकता है? तो लिस्ट ऑफ ऑल द आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या ढूंढ सकते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, क्या क्या मिल सकता है उनको? में फाइंड bones, coins, ornaments, pans, pots, weapons, tools। मतलब ये सारी चीजें, ये सब निकल सकता है ना, खुदाई करेंगे हड्डियां निकलेंगी, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, बहुत सारी चीजें, और टूल्स, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंगों के टुकड़े, फिर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, पुरानी किताबें, प्लांट रिमेन्स। प्लांट रिमेन्स क्या होता है? प्लांट के वो भाई प्लांट के कटके वगैरह। इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें बोन्स, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, फैंस, पॉट्स, वेपन्स, टूल्स,
बिल्डिंग्स के टुकड़े, मैन्युस्क्रिप्ट्स और प्लांट रिमेन्स, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। ये 11 चीजें आपको मतलब मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों की लिस्ट है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड की थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको मतलब खुदाई के टाइम मिल सकती है। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन, ठीक है। तो मेड ऑफ स्टोन कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, थिंग्स मेड ऑफ स्टोन, क्या क्या स्टोन का बना हो सकता है, बोन्स तो नहीं हो सकती, बोन्स नहीं, कॉइन्स नहीं, ऑर्नामेंट्स, हाँ ऑर्नामेंट्स गहने पत्थर के हो सकते हैं ना, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, लिख सकते हो। अब वेपन्स, वेपन्स भी स्टोन के हो सकते हैं, ठीक है, वेपन्स, ठीक है। टूल्स भी स्टोन के हो सकते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स भी हो सकते हैं स्टोन्स के, इंस्क्रिप्शन भी तो स्टोन के हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टोन की बनी हुई हो सकती हैं, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें स्टोन की बनी हुई हो सकती हैं, ठीक है। टूल्स, वेपन्स, इवन ऑर्नामेंट्स भी, पत्थर के गहने भी तो होते थे, पता नहीं आजकल होते हैं कि पहले भी होते थे, आजकल नहीं, पत्थर की माला ने पत्थर के इयररिंग्स पहनती हैं लड़कियां, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो है ही भाई, वेपन्स, टूल्स, इसमें से कौन कौन सी चीजें पत्थर की हैं, वेपन्स पत्थर के हो सकते हैं, औजार पत्थर के हो सकते हैं, टूल्स, ठीक है, मतलब पत्थरों से ही तो बनते थे नुकीले नुकीले इनके हथियार, ठीक है। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, रिमेन्स मतलब बिल्डिंग जब गिर जाती है ना तो उसके टुकड़े, ठीक है। और उसके बाद इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, और राजा चित्रवाता नहीं था, राजा मेटल्स पे, स्टोन्स पे चित्रवाता था वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do you think ordinary man and woman did not generally keep records of what they did? ये लास्ट पैराग्राफ में आया भी था, मैं इसका पहले मतलब समझाती हूँ। आप क्या सोचते हो जो आम आदमी और औरत थे, जो ऑर्डिनरी मैन और वुमन थे, वो उन चीजों का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे जो वो करते थे, क्यों वो उन चीजों का रिकॉर्ड नहीं रखते थे जो वो करते थे? तो उनको लगता ही नहीं था हम इन चीजों को रिकॉर्ड करें, हम इन चीजों के बारे में लिखें, और उनको लिखना भी नहीं आता था, प्रॉपर राइटिंग मेथड्स, और शायद खर्चा भी हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्वेश्चन 5 क्या है, Why do you think ordinary man and woman did not generally keep records of what they did? जो वो करते थे उसके रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखते थे? तो आंसर ordinary men and women did not feel the need of recording. उनको लगता ही नहीं था कि रिकॉर्ड करना चाहिए. Did not feel the need of recording. उनको लगता ही नहीं था, उनको लगता था हम इतने स्पेशल हैं ही नहीं, हम क्यों रिकॉर्ड रखें, ठीक है. मतलब राजा महाराजा स्पेशल थे, रानियां स्पेशल थी, इनको लगता था हम did not feel the need of recording what they did. उनको लगता था कि भाई हम क्यों रिकॉर्ड करें जो हम करते हैं. और दूसरा, they lacked proper writing methods. उनको लिखना भी नहीं आता होगा, ठीक है. Also they lacked proper writing methods, ठीक है. उनको लिखना भी नहीं आता होगा, और दूसरी चीज कि उनको लगता होगा कि भाई हम क्यों करें, ठीक है. Question 6. Describe at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. 2 तरीके बताओ क्यों तुम ऐसा सोचते हो. Describe at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. राजा की लाइफ फार्मर की लाइफ से अलग क्यों रही होगी, क्यों ऐसा सोचते हो, ठीक है. तो दो चीजें बताओ, ठीक है. तो क्वेश्चन 6 का आंसर द lives of kings would have been different from those of farmers in the following ways, ठीक है.
मतलब किंग की लाइफ फार्मर की लाइफ से कैसे डिफरेंट रही होगी इन द फॉलोइंग वेज। पहला तरीका क्या रहा, मतलब पहला क्या, जो किंग थे, राजा थे, वो बड़े बड़े किंगडम्स बनाते थे, और जो फार्मर थे उनकी तो ऐसी लाइफ ही नहीं थी, ठीक है। किंग सेट अप लार्ज किंगडम्स वेयरएज फार्मर्स लाइफ वाज नॉट लाइक देयर्स, ठीक है। द किंग्स सेट अप kingdoms while farmers life was not like this, ठीक है। जो राजा थे वो बड़े बड़े किंगडम्स बनाते थे, पर जो फार्मर्स की लाइफ थी वो उनके जैसी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट, फार्मर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, ठीक है। फार्मर्स जो चीजें थी उसका रिकॉर्ड नहीं रखते थे, जबकि राजा रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है। द किंग्स कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर बैटल्स एंड विक्टरीज, ठीक है। जो राजा था अपनी जीत का रिकॉर्ड रखता था, ठीक है। वो उसने लड़ाइयां लड़ी और मतलब सबका रिकॉर्ड रखता था। वाइल द फार्मर्स डिड नॉट कीप एनी रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो राजा रिकॉर्ड्स रखते थे और फार्मर्स नहीं रखते थे, ठीक है। राजा राज्य बनाते थे, फार्मर्स ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जिनसे आप बोल सकते हो कि राजा की और फार्मर की लाइफ डिफरेंट थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट्स डू में 5 क्राफ्ट पर्सन्स ऑन पेज 1 राइट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स यू नो अबाउट टुडे, मैन वुमन बोथ मैन वुमन, ठीक है। अच्छा, क्राफ्ट पर्सन मतलब कलाकारी, हुनर। तो पेज 1 में कौन कौन से क्राफ्ट पर्सनों का नाम दिया गया है। तो क्राफ्ट पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, देखो, आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियंस, आर्किटेक्ट्स, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन मतलब कला वाले लोग। तो कला किसमें, म्यूजिक में होती है, मतलब सारे जिनकी भी कलाकारी वाला काम है वो सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है पेज 1 पे क्राफ्ट पर्सन वर्ड लिखा हुआ है वो ढूंढो। फिर वो क्या बोल रहा है कि बताओ आजकल कौन कौन सी क्राफ्ट कर सकते हैं लोग, आजकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर, सॉरी क्वेश्चन 7 आजकल कौन कौन सी कलाकारी है। क्वेश्चन 7 का आंसर, द वेरियस crafts that dominate the present life are, आज की जिंदगी की पहली चीज जो क्राफ्ट है वो क्या क्या है, कौन सी है, म्यूजिशियंस, दूसरा है आर्किटेक्ट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन्स, ठीक है, राइटर्स, एक्टर्स, साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं जिनके कला मतलब जिनके पास हुनर है। क्राफ्ट पर्सन मतलब हुनर, कोई काबिलियत होना, आप में कोई क्षमता होना। तो ये सारे लोग हैं आजकल, आज की लाइफ में। म्यूजिशियंस, आर्किटेक्ट्स, इंडस्ट्री, ये सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स नहीं, क्राफ्ट पर्सन, ठीक है। और फिर पूछ रहा है क्या ये मैन है, वुमन है कि बोथ हैं, तो बोथ मैन एंड वुमन, ठीक है। ये जो सारे हैं ये बोथ मैन एंड वुमन है, बोथ मैन एंड वुमन, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 8 क्या पूछ रहा है, व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड। ठीक है, कह रहे पिछले जमाने में किताबें किन सब्जेक्ट्स पे, मतलब उनका सब्जेक्ट्स मतलब किन चीजों के बारे में किताबें लिखी जाती थी, सब्जेक्ट्स मतलब किन चीजों के बारे में किताबें लिखते थे। तो ये भी क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 है, द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट वर एंशियंट बुक्स कवर्ड सब्जेक्ट्स लाइक, पुरानी जो किताबें थी कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करती थी, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये भाई रिलीजियस बिलीव्स मतलब भाई शुभ क्या हुआ, अशुभ क्या होगा, अगर बिल्ली रास्ता काटेगी, ऐसा ऐसा मतलब वैसी किताबें लिखते थे। और भाई दिया बत्ती कब करनी चाहिए, कितनी बार दिन में स्नान करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, ऐसी सारी किताबें। दूसरा लाइव्स ऑफ किंग्स, ठीक है, राजाओं पे किताबें लिखते थे। ठीक है, तीसरा किस पे लिखते थे, मेडिसिन, ठीक है, आयुर्वेद पे, ये आपने पढ़ा था, मेडिसिन पे। फिर चौथा साइंस पे, ठीक है, साइंस के बारे में भी बुक्स लिखते थे, उस टाइम भी साइंस होती थी। ठीक है, इसके बाद पोएट्री, पोएम वगैरह, फिर ड्रामा, इसके बाद एपिक्स। एपिक्स का मतलब बड़ी बड़ी कहानियां। ठीक है, एपिक्स मतलब बहुत लंबी कहानियां। एपिक, महाभारत एक एपिक है, रामायण एक एपिक है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां। तो इन सब पे किताबें लिखी जाती थी, रिलीजियस बिलीव्स, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, पोएट्री, ड्रामा भी होते थे उस टाइम। ठीक है, औरतों को नहीं लिया जाता था, पर ड्रामास भी होते थे। तो आप क्या रीड करना चाहोगे, तो आप क्या रीड करना चाहोगे, आप आज के बच्चे हो तो आप लिख दो रामायण और महाभारत रीड करना चाहूंगा मैं। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू रीड, आई वुड, ठीक है, विच ऑफ द दीज वुड यू लाइक टू रीड, तो मैं एपिक्स रीड करना चाहूंगा। एपिक्स मतलब बड़ी कहानियां। सो आई वुड लाइक टू रीड epics like रामायण एंड महाभारत। ठीक है, हम ये एपिक्स रीड करना चाहेंगे। ठीक है, अच्छा, आज हम ये चैप्टर पूरा हुआ, अभी हम कल इंग्लिश चालू करेंगे। ठीक है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक कल आप लेके बैठना, और ये सारा आज जितना भी करा है वो सारा कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप करना। चलें, थैंक यू।